अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। तो ये केमिकल इफ़ेक्ट हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में, और इसके अलावा केमिस्ट्री में आप जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो सारा करंट का केमिकल इफ़ेक्ट है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं या कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, सॉरी, जिस तरह कॉपर सल्फेट है, उनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाता है और ये इफ़ेक्ट केमिकल इफ़ेक्ट कहलाता है। यानी आप एक बैटरी लें, उसके साथ दो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करें, एक पॉजिटिव साइड पे, इसे आप एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड पे कनेक्ट होता है उसको आप कैथोड कहते हैं। ये दोनों कॉपर के हैं। इनको आप एक बीकर है, बीकर जो है इसको वोल्टामीटर कहते हैं, वोल्टामीटर, और इसके अंदर एक सोल्यूशन ले लिया आपने जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने लिया है, ठीक है। मुख्तलिफ सोल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट लिया है क्योंकि इसको इतनी हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होती है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसके सोल्यूशन में आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया है, और इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जिस सोल्यूशन में आप केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं उस सोल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर आप स्टडी करें तो होगा ये कि यहाँ पर जो अंदर कॉपर सल्फेट है, और ये भी तो कॉपर सल्फेट में से जब करंट पास करेगा तो कॉपर और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये आपके पास लेट अस सपोज नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये आपका कंटेनर है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, अंदर कॉपर सल्फेट है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव साइड है नोड और नेगेटिव कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये होगा कि जो कॉपर सल्फ है, सबसे पहले ये होगा कि जो कॉपर सल्फेट है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और वो कॉपर और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर प्लस आयंस और सल्फेट -2 आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर +2 सल्फेट -2। अब कॉपर +2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव साइड पर जाएगा। इसको आप नेगेटिव साइड पर क्यों के जाएगा? तो ये कॉपर सल्फेट जो जो का इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये जो कॉपर है ये यहाँ पर जाएगा, तो कैथोड पर क्या होगा? इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये नेगेटिव साइड पे गया है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, निकाल लेगा, और अपने कंप्लीट करके शेल्स को कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कॉपर आयन नहीं रहेगा बल्कि कॉपर एटम बन जाएगा पूरा, और कॉपर एटम बनकर यहाँ पर स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो अब सल्फेट आयन क्या करेगा? होना तो ये चाहिए कि क्योंकि कॉपर निकल के इस तरह आते जा रहे हैं, तो इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सल्फेट आयन यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा, आगे भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव है। तो एनोड पर ये होगा कि ये जो सल्फेट आयन है ये जाएगा और कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, इस कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना के सॉल्यूशन के अंदर वापस आ जाएगा। तो एक कॉपर यहाँ से गया, सल्फेट ने यहाँ से कॉपर निकाला और कॉपर सल्फेट बन के सॉल्यूशन के अंदर वापस आ गया, यानी ये कॉपर सल्फेट वैसा ही रहेगा। होगा क्या कि यहाँ से सल्फेट कॉपर को निकालता जा रहा है, यानी कॉपर निकलता जाएगा, और ये कॉपर जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर है ये कैथोड पर आकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चिपकता जाएगा। नतीजे में ये होगा कि यहाँ पर कॉपर की एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, ये कैथोड जो है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा, जबकि ये अंदर से श्रिंक होना
शुरू हो जाएगा, इससे कॉपर हटकर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है उसमें भी हम यही काम करते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक वो जिसके मिसाल के तौर पे ये पीतल है, जिसके ऊपर आप अगर गोल्ड की लेयर चढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके पास गोल्ड का सॉल्यूशन है, और ये आप गोल्ड का एक इलेक्ट्रोड ले लें। तो जब पीतल को आप यहाँ पर डिप करेंगे तो गोल्ड का सॉल्यूशन जो है उसका गोल्ड जो है वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। गोल्ड का आयन जब निकलेगा वो यहाँ पर स्टिक होना शुरू हो जाएगा, और जो साथ में नेगेटिव आयन होगा, लेट अस सपोज गोल्ड सल्फेट ही है, या हाँ गोल्ड सल्फेट है, तो सल्फेट उसका यहाँ आएगा और गोल्ड को उतार कर अगेन गोल्ड सल्फेट बनाकर फ्लूइड के इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये जो होगा इसके बाहर एक फाइन लेयर गोल्ड की आ जाएगी। ये था पीतल लेकिन बाहर, या सिल्वर है लेकिन इसके बाहर गोल्ड की एक फाइन लेयर आ जाएगी। और ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, जस्ट आप डिप करते हैं फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और उसको निकाल लेते हैं। और इसके ऊपर आपके पास जो आजकल आप देखते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, उसके लिए आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। हमारा जो करंट का बेसिक लॉ है दैट इज़ ओम्स लॉ। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज V है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि ये जो छोटी लाइन होती है ये नेगेटिव साइड को शो करती है, और ये बड़ी लाइन पॉजिटिव साइड को शो करती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। तो ये सिंबल आपने बैटरी का याद रखना है। रेजिस्टेंस को शो करने के लिए इस तरह से ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अब ये बैटरी है, एक वायर के थ्रू आपने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस से मुराद आप कोई भी अप्लायंस ले सकते हैं, जैसे बल्ब है, कोई हीटर है, कुछ भी है जो यहाँ पर लगा दिया गया है। जब आप सर्किट्स को स्टडी करते हैं तो एक बात याद रखिए कि वायर्स की रेजिस्टेंस, रुकावट जो ये करंट को देते हैं, इसको हमेशा ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। जस्ट आप इसको कंसिडर करेंगे कि ये है जो करंट को रुकावट देने की कोशिश कर रहा है, ये कोई रुकावट नहीं दे रही तारें। इनकी रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली तो होती है लेकिन थ्योरेटिकली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वायर्स की रेजिस्टेंस को ज़ीरो कंसिडर करके हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। अब ये होगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज, अब करंट किस तरफ जाएगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, जो हमने कन्वेंशनल करंट में देखा था। अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से जाएगा और नेगेटिव साइड पर आ जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इफ़ ऑल फिजिकल स्टेट्स रिमेन सेम। यानी आप जितनी बड़ी वोल्टेज लगाएंगे, जितनी बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और या उतना बड़ा करंट फ्लो करेगा। और अगर ये बैटरी छोटी हुई तो छोटा करंट फ्लो करेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको आप इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं दैट V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। V ज़्यादा तो I ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आप इक्वलिटी लाना चाहें तो एक कांस्टेंट आता है विच इज़ कॉल्ड R, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी ये सर्किट करंट को एक ख़ास रुकावट दे रहा है, और क्यों दे रहा है ये आगे अभी हम देखते हैं, लेकिन ये रुकावट दे रहा है। ये रुकावट कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट ना रही, यानी ये ना होना कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ साथ रुकावट भी बढ़ा रहे हैं, तो शायद करंट में वो इंक्रीज़ ना आए फिर। तो अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी देखना चाहते हैं तो उसकी रुकावट जो सर्किट दे रहा है करंट को, उस रुकावट को चेंज नहीं होना चाहिए। या हम ये भी कहते हैं कि टेम्परेचर को चेंज नहीं होना चाहिए, फिज़िकल स्टेट्स को चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो R है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और होती क्या है इसको देख लेते हैं। द ऑपोजिशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। यानी करंट के रास्ते में जो रुकावट कोई सर्किट देता है, उस रुकावट को आप रेजिस्टेंस कहते हैं। और रुकावट क्यों आती है ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो अब हम मैथमेटिकली R को V/I लिख सकते हैं, क्योंकि V को हम IR लिखते हैं तो R को V/I लिख सकते हैं।
और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। और 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस है ये देखते हैं। हमें मालूम है कि R V/I होता है। तो R 1 ओम कब होगा? अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो, तो उस टाइम रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। यानी अगर यहाँ पर आप 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये 1 ओम की है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो रेजिस्टेंस आपने लगा रखी है ये 1 ओम की है। The resistance of a conductor is 1 ohm if 1 ampere current passes through circuit on applying a potential difference of 1 volt across the ends। अब वोल्टेज की जगह पे वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स की बुक्स में यूज़ होता है, तो आपने जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज़ हो समझ आए कि ये बैटरी की वोल्टेज की बात हो रही है। वोल्टेज हो तो समझ आए पोटेंशियल डिफरेंस है। बेसिकली ये वोल्टेज यही है ना कि एक साइड हाई है एक लो है, तो दैट हाई पोटेंशियल पर है, एक लो पोटेंशियल पर है, तो दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वायर का एक एंड लो पे और एक एंड हाई पे आ गया। यहाँ पे एक एंड इस वायर का हाई पर है और दूसरा एंड वायर का लो पर है, तो वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि देखें होता ऐसे है कि अब आपने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, आप वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया, ये तो ओहम्स लॉ कहता है। लेकिन हमने ये कहा था रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये एटम्स हैं जो साइज़ में बहुत बड़े हैं और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं हर वक्त। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करके जाएंगे यहाँ से, तो ये एटम के साथ टकराएंगे, अपनी एनर्जी एटम को देंगे। तो एनर्जी अपनी एटम जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन टकराएगा एटम से और एटम को एनर्जी देगा। एटम ये एनर्जी लेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका वाइब्रेशन पहले अगर छोटे एम्पलीट्यूड से हो रहा था, तो अब ये बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। जब बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का चांस है कि वो इस एटम के साथ आगे स्ट्राइक करें। पहले तो ये थोड़ा थोड़ा हर एटम वाइब्रेट कर रहा था, तो ये चांस था कि कम इलेक्ट्रॉन्स आकर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जूँ जूँ इसने काइनेटिक एनर्जी ली, टेम्परेचर बढ़ा, तो एटम का वाइब्रेशन दोनों केसेस में या टेम्परेचर बढ़ने से या एनर्जी मिलने से बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाता है, ये ज़्यादा दूर जाता है मेन पोजीशन से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक करने का चांस होता है यहाँ से। तो इस वजह से रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। हमने तो आर को कांस्टेंट लिया हुआ था, आर तो कांस्टेंट था, लेकिन अब आर तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है ओम लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनमें ओम लॉ ओबे हो उन्हें ओमिक, और जिनमें ओबे ना हो या फिज़िकल स्टेट्स चेंज होना शुरू हो जाएं, उसे आप नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। तो ओमिक डिवाइस में हमें पता है वी और आई के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अगर आप एक वी आई ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें वोल्टेज बीइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एक्स एक्सिस पर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ खुद चेंज करते हैं वो एक्स पर होती है, और जो इफ़ेक्ट की वजह से चेंज होती है, यानी इस चीज़ को वोल्टेज को चेंज करने की वजह से करंट चेंज हो रहा है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है दूसरे पर, वो वाई पर लिया जाता है। तो अगर आप वी और आई के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि वी डबल करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि वी डबल तो आई डबल, वी 3 गुना तो आई 3 गुना, वी को 4 टाइम्स किया आई 4 टाइम्स, तो ये रेशो पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर यही हम बात नॉन ओमिक डिवाइसेस में करें, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस में ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहेगा। वोल्टेज तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट शायद वैसे नहीं बढ़ रहा, करंट में कम इंक्रीज़ आएगा। क्यों? रुकावट बढ़ रही है, साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ रहा है, करंट को ये उस तरह से इंक्रीज़ नहीं होने दे रहा है, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा गिर जाएगा, ये थोड़ा सा स्लोप आ जाएगी इसके अंदर। तो ये आपके पास ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए ग्राफ है।
उसके बाद हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।